हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे प्लेलिस्ट में। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, वो भी पूरे डिटेल में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं। जैसे कोई एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना। उसके लिए क्या है, हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना इंस्ट्रक्शन को, तो हमको क्या है, वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है हमारा टास्क, है ना। तो जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है बेसिकली वही क्या है, हमारा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम लिखता कौन है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर लिखते हैं। और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, वो एक फॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज मतलब औपचारिक लैंग्वेज है, जो कि जैसे एक कोई इंस्ट्रक्शन है उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कंप्राइज फॉर्म है, ठीक। जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अगर इंस्ट्रक्शन में बोलूँ, एक आध इंस्ट्रक्शन बोलता हूँ, तो जैसे कि कोई डिक्लेयर करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर अ वेरिएबल num1 एंड num2 बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब कंप्राइज फॉर्म में फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ कैसे मिलेगा मेरे को, सी में लिखता हूँ तो इंट num1 num2 एंड सम। ये इसका मतलब भी वही हो रहा है जो इंस्ट्रक्शन में अभी पूरा बोला था, जैसे कि डिक्लेयर अ वेरिएबल num1 num2 एंड सम, ठीक। ये वाला फॉर्म कंप्राइज है इंट num1 num2 num3 सम, है ना। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये कंप्राइज फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब तो वही है, डिक्लेयर करना है क्या हम लोग को, वेरिएबल num1 num2 एंड सम, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल ऐसे होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कंप्राइज फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, ठीक। थर्ड क्या है, वाई प्रोग्रामिंग, ठीक। प्रोग्रामिंग क्यों रिक्वायर्ड है ना। तो जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। कोई स्पेसिफिक टास्क को करने का, ठीक, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक। और कैन बी परफॉर्म मल्टीपल टाइम्स। ये वाला टर्म जैसे बोले तो अपना जैसे कोड लिखा हूँ मैं एडिशन का, है ना। तो एक बार लिख लिया ना मैं, तो फिर उस एडिशन वाला कोड को बार बार मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना एडिशन परफॉर्म करने के लिए। मान लो जब मैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने वाला कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार लिख लिया मैं उसको, तब वो प्रोग्राम को मैं ज़िंदगी भर यूज़ कर सकता हूँ, बार बार यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो मल्टीपल टाइम क्या होता है, उसका मतलब यूज़ेबिलिटी बढ़ गया, उसका बहुत मतलब आसान हो गया, पर आप बार बार मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, एक बार मैं लिख लिया तो, है ना। और अभी तो छोटा छोटा प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा बड़ा कोड है जिसका इस्तेमाल करना है हम लोग को, है ना। तो उसको बार बार हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस कॉस्ट, यहाँ पे जो कॉस्ट लिखा हुआ है ना, वो कॉस्ट का मतलब पैसे से कोई लेना है। यहाँ पे जो रिसोर्सेस है, कंप्यूटर का रिसोर्सेस, ठीक है, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो चीज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। और टू एनालाइज द प्रॉब्लम, है ना, ठीक। प्रोग्रामिंग जैसे करते जाएंगे ना हम लोग किसी भी चीज़ का, तो हम लोग को एक इंसाइट मिलता है उससे। इंसाइट मतलब क्या, क्या है, क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तब अगर मैं 3-4 प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो मेरे को क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, उसके अंदर से एक आइडिया मिलेगा कि मैं इस प्रोग्राम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस प्रोग्राम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता था, ठीक। तो क्या है, वो प्रोग्राम लिखते लिखते क्या है, एनालिसिस बढ़ते जाता है हम लोग का, एनालाइज करते जाते हैं हम लोग चीज़ों को, तो ठीक। तो एनालाइजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा सामने वाले जो प्रोग्रामर है उसका, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे एनालिसिस करेगा, तो अगर ये प्रोग्रामर का नॉलेज बढ़ रहा है, उससे एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके कोड का परफॉर्मेंस बढ़ेगा ही, है ना।
और परफॉर्मेंस से क्या मतलब हो रहा है मेरा यहाँ पे, परफॉर्मेंस जो है वो स्पीड, स्टोरेज और कॉस्ट के टर्म में। यहाँ जो कॉस्ट लिखा है वो पैसे के टर्म में है, ठीक है। स्पीड, स्पीड कैसे बढ़ेगा, जैसे अगर मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया हूँ कोई भी चीज़ के लिए, तो स्पीड तो बढ़ना ही है। जैसे मान लो जाए, अगर मैं कोई सरकारी बिल्डिंग का ही ऑप्शन ले लूँ मैं, अगर वहाँ पे कोई किसी भी मतलब रूम में कोई भी अधिकारी का नाम नहीं लिखा हुआ है और आप जाके ढूंढते हो उस अधिकारी को, तो कितना टाइम लगेगा आपको? टाइम लगेगा ना, टाइम टेकिंग है। अगर वहाँ पे मैं अगर लिख दिया रहूँगा कि कलेक्टर का रूम है, कमिश्नर का रूम है ना, तो आपको आसान होगा, वो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो। वैसे ही जैसे अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है क्लियर क्लियर टर्म में, हम लोग लिख दिए हैं उसको, तो क्या है, आसान पड़ जाता है ना। स्पीड बढ़ता है, स्टोरेज बढ़ता है। ये सारा चीज़ हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ना, कैसे कि कब स्पीड बढ़ेगा, कैसे स्टोरेज का कम इस्तेमाल, हम लोग यहाँ पे स्टोरेज का जितना जितना कम से कम हो सके स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो जितना कम स्टोरेज यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा फास्ट तुम्हारा प्रोग्राम होगा, ठीक है। और जितना कम कॉस्ट में क्या है आपको प्रोग्राम बन रहे हैं, वो सब चीज़ यहाँ ये वाले कॉस्ट में वो भी इंक्लूड है, रिसोर्सेज भी, ठीक है, पैसे के साथ में, है ना। तो ये सब चीज़ के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को का परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं वो करते हैं, जज करते हैं, है ना। चलो एक प्रोग्राम लिख लेते हैं इसके लिए, प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, औपचारिक भाषा, है ना। क्या करना है, ये देव C++ अभी इंस्टॉल हो गया होगा आप लोग के पास, तो इसमें जाना है आपको, यहाँ पे सोर्स फाइल में क्लिक करना है, तो नया एक सोर्स फाइल खुलेगा, ऐसा एडिटर है बेसिकली, तो है ना। यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं, है ना। एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही बना रहता है, ठीक। एल्गोरिथम, है ना। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का ही मैं लेता हूँ, ADD एडिशन ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो एल्गोरिथम से लिखना सिखाया था, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं, है ना। और हर एल्गोरिथम का स्टॉप पॉइंट रहता है, और उसके बीच में हमारा पूरा बॉडी। तो जैसे कि हम लोग कोड करते हैं, कोई भी कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को हर प्रोग्राम में डाटा रिक्वायर्ड रहता है ना कोई डाटा चाहिए रहेगा। और उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या चाहिए रहेगा, डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो डिक्लेयर क्या करेंगे पहले, सबसे पहले वेरिएबल। तो एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम में हम लोग को सबसे पहले तो दो नंबर चाहिए रहेगा, है ना। तो num1 क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्लेयर वेरिएबल कर रहे हैं, है ना। वेरिएबल num1 num2। फिर क्या करेंगे, अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको सम जो ऐड करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको भी कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और वेरिएबल डिफाइन करते रहे सम, है ना, इसके अंदर में रखेंगे। बेसिकली होता क्या है, जब डिक्लेयर करते हैं हम लोग, डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 और सम जब लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है खाली कि हम लोग num1 num2 और सम के नाम से मेमोरी लोकेशन जो है वो बुक कर रहे हैं अपने लिए, कोड के लिए, ठीक है। हम लोग को 3 मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा किसको बता रहे हैं, मशीन को बता रहे हैं हमारे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब num1 और num2 में क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, असाइन वैल्यूज इन num1 एंड num2। num3 में असाइन, सम में क्यों असाइन नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि हम लोग को उसके लिए प्रोसेस है ना, ऐड करने वाला, उसके बाद असाइन करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों वैल्यू को, ऐड num1 and num2 in and add num1 and num2 and store your assign टर्म यूज कर रहा था, assign ही करते हैं, assign its result in sum, है ना, रिजल्ट को सम में असाइन करेंगे। ठीक, ये तो हमारा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखे हैं हम लोग पूरा। ठीक है, एल्गोरिथम तो हम लोग इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक, सी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए पहले सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को, हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। जब इनपुट लेना है और आउटपुट देना है तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हमारे पास पहले से ही हेडर फाइल उसके लिए अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये। कोई भी फाइल हम लोग को अगर बाहर से इंक्लूड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम लोग किस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, stdio.h करके फाइल है, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। stdio.h फाइल जो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ओके, आउटपुट। ठीक, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट जो है stdio.h का फुल फॉर्म है। ठीक, stdio.h, stdio.h, ठीक, फुल फॉर्म है। ठीक, और यहाँ डॉट एच जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हेडर फाइल है ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मैं हेडर फाइल क्रिएट करना भी बताऊंगा आप लोग को, कैसे इंक्लूड करना है अपना खुद का लिखा हुआ हेडर फाइल भी बताएंगे, अपन आगे प्रोग्राम करेंगे उसमें। ठीक, फिर क्या होता है, क्या बताया था मैं, इंट मेन जो है वो हर सी प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है। ठीक, इसी के अंदर हम लोग जो लिखे रहते हैं वो सारा चीज़ क्या है, एग्जीक्यूट होता है। ये जो सिंटेक्स था है ना, नॉर्मल सी प्रोग्राम का सिंटेक्स है। ठीक, इसके अंदर में ही हम लोग अपना जितना भी कोड है उसको लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे, औपचारिक भाषा में लिखेंगे। कौन से टाइप का है ये, सी प्रोग्रामिंग का औपचारिक भाषा है ना, है ना, यही बोलेंगे सी लैंग्वेज। ठीक, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना। जो ऊपर वाला कोड है वो क्या लिखा है, नॉर्मल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन है, नीचे उसी इंस्ट्रक्शन को लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ 2 नंबर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, स्टार्ट आया है, फिर क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर वेरिएबल num1 एंड num2। ठीक, एंड सम। ठीक, तो मैं क्या किया, इंट टाइप का num1 num2 और सम वेरिएबल क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये जो इंट num1 num2 एंड सम जो लिखा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, मशीन को बताने के लिए कि मेरे को 3 स्पेस रिक्वायर्ड है करके, 3 जगह रिक्वायर्ड है मेमोरी में करके। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का जो सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है ओके, सिंटेक्स है, पहले लिखते हैं डाटा टाइप। तो यहाँ हमारा इंट जो है वो क्या है, डाटा टाइप है। कौन से टाइप का डाटा के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूमेरिक डाटा के लिए, है ना, इंट डाटा टाइप। ठीक, और कितना बड़ा जो मेमोरी लोकेशन हम लोग को चाहिए कैसे पता चलता है, वो डाटा टाइप के हिसाब से पता चलता है। कल डाटा टाइप में बताऊंगा, क्या बोलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सिंटेक्स भी और डाटा टाइप भी
है ना, वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल का क्या रहता है यहाँ पे, नेम रहता है, वेरिएबल नेम रहता है ना। ये क्या है, सिंटैक्स है किसका, वेरिएबल का। ठीक, पहले डाटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल का नाम। ठीक, और सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे क्या पता चलता है हमारे कंपाइलर को कि ये लाइन के आगे और कोई कोड नहीं लिखा है। ठीक, फिर क्या क्या बोला है उस अगले लाइन में, हम लोग क्या बोले हैं, असाइन वैल्यूज इन num1 एंड num2। ठीक, num1 में वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक, ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू जो है। ठीक है, इसके लेफ्ट में जो भी चीज़ लिखा रहता है ना, उसमें राइट में जो वैल्यू देते हैं वो असाइन हो जाता है। ठीक है, सर 5 दिया हुआ है यहाँ पे, वो 5 किस में जाकर असाइन हो जाएगा, num1 में असाइन हो जाएगा। ठीक है, असाइन कब होगा ये, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तब। कहाँ पे, रन में, है ना। अभी तो ये रन टाइम इनपुट नहीं दे रहा हूँ मैं, इसको हार्ड कोडेड इनपुट दे रहा हूँ। हार्ड कोडेड रन टाइम ये सब चीज़ बताऊँगा मैं आगे जाके। ठीक, अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर थर्ड वाला लाइन क्या था हम लोग का, ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन इट्स रिजल्ट इन सम, है ना। num1 और num2 का मैं एडिशन कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू को किस में असाइन कर रहा हूँ, देखो सम को मैं लेफ्ट में लिखा हूँ क्योंकि मेरे को सम में असाइन करना है, और परफॉर्म जो कर रहा हूँ, जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उसको राइट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, मेरा 15 आएगा, है ना। और वो जो 15 जो आया वो कहाँ असाइन हो जाएगा, मेरे सम में असाइन हो जाएगा। ठीक, देखो इंग्लिश में लिख रहे हैं हम लोग तो पूरा इतना सारा टर्म है ना, इंस्ट्रक्शन, और उसी का कंप्राइज्ड फॉर्म जो है वो क्या है, ये है ना। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो ऊपर में जो इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन है, वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कंप्राइज्ड फॉर्म में। ठीक, और जैसे देखो इस एक लाइन में क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना। ठीक, ऐड भी हो रहा है, असाइन भी हो रहा है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन में हम लोग अपना सम की वैल्यू को देख सकें, है ना। तो सम को अपन क्या कर लेते हैं, सम को ऐसे नहीं लिखते, num1 प्लस num2 इज इक्वल टू, नम को फुल फॉर्म लिखते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, %d। एक स्पेसिफायर है %d, किस टाइप का, इन टाइप का स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये इन टाइप की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, पुट कर देगा। ठीक, कहाँ से इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इसका वैल्यू हम लोग इधर देते हैं कॉमा के बाद में। ठीक है, सिंटैक्स है इसका प्रिंट का। ठीक, तो यहाँ पे सम दिए और फिर इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, कंप्राइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, ये नॉर्मल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, तो इसको एल्गोरिथम बोल रहे हैं हम लोग। ये कंप्राइज्ड फॉर्म में लिखा है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना। प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, कोडिंग बोल रहे हैं, है ना। अलग अलग टर्म है ना। अब चलो इसको एक बार ट्राई रन कर लेते हैं, ताकि मतलब पहले ट्राई रन में क्या होता है, क्या है, हम लोग बिना कंपाइल किए कोड को एक बार रन करके देखते हैं। मान लो जाए अगर आप इंटरव्यू वगैरह दिलाओगे तो आपके पास तो सामने में डेस्कटॉप तो रहेगा नहीं, या तो पीसी रहेगा नहीं, लैपटॉप रहेगा नहीं आपका। तो कोड लिखने के लिए आपको क्या देगा, सामने वाला पेपर देगा, तो आपको वहाँ पे अपने कोड में एरर वगैरह निकालना आना चाहिए ना। तो ड्राई रन करके ही आपको पता चलेगा कि यह क्या है, कि कोड में एरर है कि नहीं है। ठीक है,
पेन लेता हूँ इसके लिए, ठीक। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे अपना कोड। सबसे पहले या जैसे इसको कंपाइल करके रन करना स्टार्ट करेंगे, है ना। कंपाइल टाइम में क्या दिखेगा, सबसे पहले प्री प्रोसेसर इतना टर्म जो है, ये जो टर्म है इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इस टर्म को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या है ये क्या है, ये जो 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 भी चीज़ लिखा हुआ है ना, सारा चीज़ क्या है, हमारा कमेंट है, ठीक है। तो क्या करता है प्री प्रोसेसर, एक कमेंट को हटा देता है, ठीक है। सब चीज़ को गायब कर देगा कोड से हमारे, ठीक। ये जो है हम लोग ऐसे लिखते क्यों हैं, कमेंट क्यों करते हैं, ताकि जो हम लोग कोड में जो जो भी चीज़ ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं वो चीज़ को जैसे लिखना है, लिखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ पे num1 और num2 के वैल्यू को ऐड करके सब मैं असाइन कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ साइड में मैं, अगर मेरे को बताना है ना, तो मैं यहाँ कमेंट करके लिख दूंगा कि मैं num1 और num2 का एडिशन करके उसके वैल्यू को किस में स्टोर कर रहा हूँ, सब में स्टोर कर रहा हूँ करके, ठीक है। ऐसा करके कमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एल्गोरिथम लिखने के लिए मैं यूज़ किया, है ना, बस ही कमेंट का यूज होता है। और ये जो है फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक जो है मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए यूज होता है। और ये डबल स्लैश जो है ना, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये है सिंगल लाइन को क्या करने के लिए होता है, कमेंट करने के लिए होता है, ठीक। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर इसको हटा देगा, है ना। और प्री प्रोसेसर को पता चलेगा ये वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से कि यहाँ पे एक फाइल को इंक्लूड करना, तो इंक्लूड कर लेगा, है ना। तो ये वाला stdio.h स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ तो नहीं, चेक कर लिए, है ना। यहाँ पे आया इंट मेन का कर्ली ब्रेसेस, तो मतलब पैरेंथेसिस ओपन है, क्लोज भी हुआ है, ठीक है, चेक सही हो गया। फिर यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस का, ठीक, काउंट किए हम लोग, एक पैरेंथेसिस ओपन है, ठीक है। अगर आप लोग को कभी भी पहले कभी दिक्कत आया है पैरेंथेसिस वगैरह में, है ना, तो आज के बाद से दिक्कत नहीं आएगा। मतलब अभी अगले अगर फॉलो करोगे पूरे कोड को, तो मतलब बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा उसमें कैसे, मतलब ये याद रखते हैं। मल्टीपल, अभी तो सिंगल पैरेंथेसिस है, मल्टीपल पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे हम लोग कोड में, है ना। तो वहाँ मैं बताऊंगा कैसे ट्राई रन करके चेक करना है कि हमारा पैरेंथेसिस सही लगा है कि नहीं लगा है करके, है ना। फिर देखेंगे कि इसका सिंटेक्स सही है कि नहीं सही है, वेरिएबल मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं उसका, ठीक है। पहले डाटा टाइप रहना चाहिए, डाटा टाइप है। फिर क्या है, num1 का रूल है, वेरिएबल लिखने का रूल रहता है। जब वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो वेरिएबल का रूल रेगुलेशन है, कैसे लिखना है वेरिएबल को। जैसे 1 से नंबर न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ है उसमें, कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है एंड ऑल। तो ये सब चीज़ पहले कीवर्ड वगैरह बता दिया रहूँगा आप लोग को, डाटा टाइप कीवर्ड ये सब चीज़ बताऊँगा। उसके बाद ये सारा चीज़ बताऊँगा तो समझ में आएगा आपको कि क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल का रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है करके, है ना। एक एक टर्म को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो आज प्रोग्राम क्या होता है यही पहले समझ में आ जाए हम लोग को, है ना। तो हर कोड में बताया था कि मैं एक एल्गोरिथम लिखूंगा और ट्राई रन करूंगा, जब तक आप लोग सीख नहीं जाते तब तक, ठीक है। तो वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस है एल्गोरिथम और ट्राई रन करना, तो हर कोड का करेंगे ही हम लोग। यहाँ पे क्या लास्ट में क्या चेक करता है कि यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किए कि नहीं किए हैं, लाइन को टर्मिनेट किए कि नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन ख़त्म होकर कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ से आगे और कोई क्या नहीं है, और कोई कोड नहीं लिखा हुआ है करके, ठीक। फिर यहाँ पे सम की क्या बोलते हैं, असाइन किए हैं, उसका सिंटैक्स सही है कि नहीं है, फिर इसको सही है कि नहीं चेक किया, ठीक है। फिर एडिशन का सिंटैक्स चेक किया, फिर उसको असाइनमेंट का सिंटैक्स चेक किया सही है, प्रिंट एफ का सिंटैक्स चेक किए अपन, ठीक है। ये अपन ओपन किए थे कोट्स, डबल कोट, ठीक है। क्लोज किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं, ठीक है। फिर कॉमा लगाए हैं, फिर उसमें सम का वैल्यू दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किए हैं। अगर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया हूँ मैं और यहाँ पे वैल्यू नहीं दूंगा तो ये एरर देगा, ठीक है। एक पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा एक दिन पूरा मतलब वीडियो में, ठीक है। कैसे कैसे एरर आएगा, कौन सा एरर होता है, रन टाइम एरर होता है, कौन सा एरर अपना कंपाइल टाइम एरर होता है, सारा टर्म मैं पूरा मतलब एकदम से डिफाइन करूँगा पूरा, एक एक पोस्टमार्टम करके एक एक पार्ट का, है ना। बिना कॉमा लगाए क्या दिक्कत आता है,
सारा चीज़ बताऊंगा मैं, है ना। अभी तो ये इसका वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा डिस्प्ले में, ठीक है। और ये लास्ट में देखेंगे कि ये बंद हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। एक ही पैरेंथेसिस मतलब क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस खुला था तो एक बंद हुआ है, ठीक है। तो सही है अपना सिंटैक्स यहाँ पे, है ना। तो चलो अब इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। वैसे तो हम लोग यहाँ कंपाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो पिछले वाले को हम लोग क्या सेव किए थे, exe1, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, exe2.c करके हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। .c में सेव कर रहे हैं क्योंकि c का कोड है करके, c में भी सेव करोगे तो भी रन होगा, पर c में ही सेव करो, है ना। ऑलरेडी पहले से मैं एक बार और वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो उस टाइम ऑडियो में थोड़ा दिक्कत था, इसीलिए exe2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। रिप्लेस कर देते हैं उसको हम लोग। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक। num1 और num2 का जो एडिशन हुआ है उसका वैल्यू क्या आया है अपने को, यहाँ पे 15 आया है। देखो यहाँ पे प्रिंट एफ में देखो, जो भी चीज़ हम लोग इस कोड के अंदर देते हैं, डबल कोड के अंदर में, वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, ठीक है। कहाँ है अपना आउटपुट, ये है, ठीक है। एज इट इज़ प्रिंट हुआ है, और जहाँ %d है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसमें सम की वैल्यू को प्रिंट किया है, समझ में आया। तो अगर मान लो जाए आपको नम की वैल्यू को प्रिंट करना है यहाँ पे, तो आप क्या दोगे, यहाँ पे नम दे दोगे, ठीक। नम दे दोगे, है ना, नम दे दोगे। चलो एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे num1 लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे num2, ठीक। और ये जो है ये सिक्वेंशियली काम करता है, ठीक। यहाँ पे लिखे सम, ठीक। जो पहला लिखा हुआ है वो पहले स्पेसिफायर के जगह में आएगा, ठीक। पहले %d में किसका वैल्यू आएगा, num1 का वैल्यू आएगा, प्लस सेकेंड %d में num2 का वैल्यू आएगा, फिर सम में क्या आएगा, तीसरे का वैल्यू आएगा, ठीक। एक बार दोनों कंपाइल एंड रन कर लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ क्या आया, 5 आया num1 का वैल्यू, फिर एज इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया, ठीक। इक्वल टू साइन को भी प्रिंट किया है, और जहाँ जहाँ % है वहाँ से वैल्यू ला के यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। पोस्टमार्टम वाला पार्ट बाद में करेंगे, अभी करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो आई होप मेरे को लगता है कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग, है ना। क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग तभी इस प्रोग्राम में समझाया नहीं हुआ, है ना। आगे जाके और अच्छे से समझाऊँगा मैं, है ना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाटा टाइप टॉपिक जो है वो कवर करूँगा। जिसको C++ सीखना है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हैप्पी नवरात्रि यार सबको।